तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि JF-17 मतलब जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके किस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया उछल कूद करता है। और दोस्तों दो देशों को इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के बाद एक तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का उछल कूद इतना अधिक बढ़ गया है कि मानो पाकिस्तान में JF-17 जैसे घटिया एयरक्राफ्टों को F-35 के बराबर माना जाता है। पर दोस्तों अब जिन दोनों देशों के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो दोनों ही देश एयरक्राफ्टों को लेके एक तरफ जहाँ पे पछता रहा है तो वहीं पे जंग फाइटरों को दोनों के ही द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब दोस्तों नाइजीरिया और म्यांमार इन एयरक्राफ्टों को खरीद के पछता रहा था और अब इन दोनों देशों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट किया गया है। जबकि दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इनमें से एक देश भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के लिए चाइना के या फिर कहे तो चाइना और पाकिस्तान के जंग फाइटरों को रिजेक्ट किया है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पे आए थे तब उनके स्पोक्स पर्सन के तरफ से एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए एक जानकारी दिया गया है कि नाइजीरिया भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर इंटरेस्टेड है जिनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है। नाइजीरिया बेसिकली भारत से ड्रोन और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जैसे व्हीकलों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है ताकि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंस कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जंग फाइटरों को यूज करने वाला और इन एयरक्राफ्टों को खरीद के सबसे अधिक पछताने वाले म्यांमार के तरफ से भी अब रशियन सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को रिसीव करना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में म्यांमार को रशिया से पहला सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के शिपमेंट को भेजा गया। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो नाइजीरिया की तरफ से अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए और अपने एयरफोर्स के बेड़े में मॉडर्न और ताकतवर एयर सुपीरियोरिटी और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्टों को शामिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास के अंतर्गत नाइजीरिया के द्वारा करीबन 3 JF-17 एयरक्राफ्टों को भी हासिल किया गया था। और बेसिकली 3 एयरक्राफ्टों को हासिल करने के पीछे कारण था इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी के ऊपर जांच पड़ताल करना और ये देखना कि एयरक्राफ्ट रिलायबल है कि नहीं। फिलहाल नाइजीरिया के बेड़े में ये 3 JF-17 एयरक्राफ्टों के अलावा कुछ F-7NI A-29 सुपर टुकानो और अल्फा जेट शामिल है। और अर्जेंटीना JF-17 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में इसलिए शामिल किया था ताकि बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को आने वाले समय में शामिल करके अपने बेड़े के पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। अब दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट मतलब JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट है ये तो सस्ता तो है लेकिन भरोसेमंद नहीं है। और शायद 3 एयरक्राफ्टों को हासिल करने के बाद अर्जेंटीना को इसके बारे में अंदाजा लग गया होगा और इन कारणों के वजह से 3 एयरक्राफ्ट के बाद और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को खरीदने का भूल अर्जेंटीना के तरफ से नहीं किया गया। बल्कि दूसरी तरफ अब अर्जेंटीना रिलायबल एयरक्राफ्ट के रूप में भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ने को लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि बेड़े के पुराने हो चुके अल्फा जेट को रिप्लेस करने के लिए हाल ही में नाइजीरिया के तरफ से 24 लियोनार्डो M346 FA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को भी खरीदने के तहत आगे बढ़ा जा चुका है। और वहीं पे JF-17 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये साल 2021 में ही नाइजीरिया को मिला था। हालांकि दोस्तों उसके बाद इन एयरक्राफ्टों को लेके नाइजीरिया की तरफ से क्या किया जाएगा, एयरक्राफ्टों को लेके नाइजीरिया सेटिस्फाइड है कि नहीं या एडिशनल कोई ऑर्डर देगा कि नहीं, इसे लेके कोई भी जानकारी नहीं आया। इवन दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया जो कि छोटे मोटे बात को लेके इतना उछलता है मानो कि कोई 50-100 बिलियन डॉलर का ऑर्डर मिल गया है, उसके तरफ से भी नाइजीरिया के JF-17 एयरक्राफ्टों को लेके कभी कोई खबर नहीं आया। ऊपर से दोस्तों ये जो नए एयरक्राफ्टों का तलाश नाइजीरिया की तरफ से किया जा रहा है ये असल में चाइनीज एयरक्राफ्टों का ही जगह लेगा, लेकिन ये JF-17 नहीं बल्कि चाइना के F-7 जैसे एयरक्राफ्टों का ही जगह लेगा, जिसके ऊपर फिलहाल नाइजीरिया काफी बड़े मात्रा में निर्भरशील है क्योंकि ये नाइजीरिया के बेड़े के एकमात्र ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पहले नाइजीरिया इन चाइनीज एयरक्राफ्टों को दूसरे चाइनीज एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन अब भारतीय एयरक्राफ्टों के द्वारा अगर ये रिप्लेस होता है तो एक तरीके से ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि नाइजीरिया और भारत के बीच में करीबन $1 बिलियन के डिफेंस डील को लेकर जहां पे बातचीत हो रहा है तो वहीं पे भारत करीबन $14 बिलियन नाइजीरिया के अलग अलग प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करेगा, जिनमें पावर जनरेशन, पावर सप्लाई, पेट्रोकेमिकल, इवन स्टील जैसे सेक्टर भी शामिल है, जहां पे कि चाइना की तरफ से लंबे समय से काम करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा था। अब दूसरी तरफ अगर म्यांमार को देखें तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से म्यांमार पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्टों को हासिल करने के बाद केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों को लेके परेशानी का ही सामना कर रहा है। बेसिकली दोस्तों म्यांमार को अब तक जितने भी JF-17 एयरक्राफ्टों को सप्लाई किया गया है वो सभी एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को म्यांमार की तरफ से रिप्लेस करने का बात तो नहीं कहा गया, लेकिन म्यांमार इन एयरक्राफ्टों से खुश नहीं है और अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुका है। पर वहीं पे दोस्तों म्यांमार से जो संकेत आ रहा है वो भी पाकिस्तान और चाइना के लिए कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दरमियान म्यांमार को रशिया से हथियारों का सप्लाई शुरू कर दिया गया है, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि आने वाले समय में म्यांमार को जरूरत पड़ने पे JF-17 एयरक्राफ्टों में म्यांमार लात मार सकता है और रशियन एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ सकता
सकता है। दोस्तों रशियन न्यूज एजेंसी RIA के तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रशिया के द्वारा म्यांमार को 2 सुखोई 30 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया है और ये 2 एयरक्राफ्ट म्यांमार ने रिसीव भी कर लिया है। अब दोस्तों रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस लड़ाई के कारण किस तरीके से रशिया हथियारों के कमी से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से अगर यूक्रेन के इस लड़ाई के बावजूद हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हथियारों के मामले में रशिया अभी भी कमजोर नहीं है और हथियारों को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने कस्टमरों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी रशिया समर्थ है। और दोस्तों आप लोगों को जान के ये भी हैरानी होगा कि ये जो सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर हस्ताक्षर असल में लड़ाई शुरू होने के बाद ही हुआ था और डील के अंतर्गत म्यांमार के द्वारा रशिया से टोटल 6 सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है। इन सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को SME स्टैंडर्ड के बना के म्यांमार को दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एरियल टारगेट एंगेजमेंट से शुरू करके एरियल रिकॉनेसेंस, कॉम्बैट पेट्रोलिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग से शुरू करके कई तरीके के अन्य मिशंस को भी अंजाम दे सकेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि केवल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इसके साथ साथ अन्य इक्विपमेंट जैसे कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी सप्लाई रशिया की तरफ से म्यांमार को किया जा रहा है। और दोस्तों ये एक तरीके से दर्शाता है कि म्यांमार के सामने अब फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके दूसरा रास्ता भी ओपन हो चुका है और चाइना के जो घटिया दर्जे के एयरक्राफ्ट है उसका जरूरत म्यांमार को नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों को हासिल करके ऑलरेडी म्यांमार पछता रहा है, लेकिन अब रशियन प्लेटफॉर्मों को हासिल करने का मतलब ये है कि शायद आने वाले समय में अगर और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को हासिल करने का कोई इरादा भी था तो वो भी अब रिजेक्ट हो गया। मतलब चारों तरफ से चाइना और पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका सहन करना पड़ रहा है। दोस्तों ऑलरेडी भारत की तरफ से चाइना को इस बार G20 के मीटिंग के दरमियान इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक झटका दिया गया है कि वो शायद इस झटके से आने वाले 2-1 साल में उभर ना पाए। ऊपर से दोस्तों पाकिस्तान के साथ गठबंधन करके जिस तरीके से इन जंग फाइटरों के द्वारा पाकिस्तान के सहारे अन्य देशों को ठगने का चाइना का एक इरादा था, वो इरादा भी अब एक तरीके से बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो अर्जेंटीना के साथ भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का डील लगभग फाइनल है। वहीं पे अर्जेंटीना के इस डील में भी चाइना के तरफ से अपने JF-17 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था। इवन दोस्तों चाइना एक तरीके से ये सपना देख के रखा हुआ था कि JF-17 एयरक्राफ्टों के सहारे अर्जेंटीना के रास्ते चाइना दक्षिण अमेरिकी देशों के अंदर प्रवेश करेगा और वहां से अमेरिका को परेशान करेगा। पर चाइना का ये सपना भी एक तरीके से चूर चूर हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि किस तरीके से मलेशिया को भी एयरक्राफ्टों का सप्लाई करने के लिए चाइना की तरफ से प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे भी चाइना को मुखी खाना पड़ा और वहां पे असल में साउथ कोरिया की तरफ से झटका दिया गया था। जबकि दोस्तों इटली की तरफ से भी हाल ही में ये घोषणा कर दिया गया कि इटली अब और BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं रहेगा। और दोस्तों बाकी रहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना का सेंट्रल एशिया होके यूरोप तक पहुंचने का सपना, तो दोस्तों इसका एक पैरेलल रास्ता भारत की तरफ से तैयार करने को लेके कई सारे देश खास करके सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन और इजराइल के साथ समझौता हुआ है जिसके थ्रू सी और रेल रूट जाएगा और फिर वहां से ग्रीस के थ्रू ये कॉरिडोर यूरोप में प्रवेश करेगा। मतलब दोस्तों चाइना इजिप्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके सुएज कैनाल के ऊपर अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा था उसे भी एक तरीके से भारत के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मतलब दोस्तों इस बार चाइना को बड़े बड़े झटके और कई बिलियन डॉलर के नुकसान हुआ है। और आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के जो जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके चाइना की तरफ से प्रयास किया जा रहा था उसे कितना बड़ा झटका मिला होगा? कमेंट करके अवश्य अपनी राय दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।